हेलो, आई एम सुधांशु कुमार, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो अब हम उसके आगे दो बच जा रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो स्फेयर के और एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आज हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर। तो उससे पहले एक है थ्योरी, चलिए थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होगा। मान लेते हैं कि इरेगुलर शेप का हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये कोई भी ऐसा कुछ है, इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर है हमारा। तो एक बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्ज रखेंगे तो वो हमेशा उसके सरफेस पे आ जाता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके सरफेस पे ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। तो हमारा जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बात को हम देखते हैं। एक बात तो एक मान लेते हैं, चलिए एक इसको सेपरेट में पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि पार्ट 1 में ये वाला पार्ट है हमारा, पार्ट 2 में ये वाला है। तो यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, चलिए उस पर फोर्स चेक करते हैं। पार्ट 1 की वजह से पॉजिटिव चार्जेस हैं, पार्ट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा होगा कुछ E1, और पार्ट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। हमारा ये है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहे होंगे, E1 की वजह से F1, E2 की वजह से F2। अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। चलिए ये थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है। लेट सपोज E1 हमारा ग्रेटर है E2 से, अब कुछ भी कर लो आप, E2 को E1 से ग्रेटर मान लेना, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज दोनों साइड, चलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 मीन्स के यहां से F1 ग्रेटर देन F2। किधर मूव करेगा फोर्स, कौन सा, F1 बड़ा है तो F1 की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करना चालू करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कुछ फिगर से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव करना चालू कर दिया तो मान लीजिए अभी इस पार्ट में, ये फर्स्ट वाला साइड में और ये सेकंड वाला, अभी तो लेफ्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट वाला है। तो लेफ्ट अगर मूव कर रहा है तो धीरे धीरे चार्ज का जो यहाँ पे आ जा रहा है, तो लेफ्ट का चार्ज अब कम हो जा रहा है 2 के कंपैरिजन में, मीन्स इधर वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है चार्ज के कंपैरिजन में, इधर के कंपैरिजन में इधर वाला। तो हमारा E1 का मैग्नीट्यूड अब डिक्रीज हो रहा है, E1 का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, वहीं E2 का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही फोर्स F1 इधर लगता जा रहा है, E1 हमारा घटता जा रहा है, E2 बढ़ता जा रहा है, E2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो E2 बढ़ता जा रहा है तो फिर F1, E1 के वजह से F1 था तो E1 घट रहा है तो F1 भी घटेगा, F2 बढ़ेगा क्योंकि E2 बढ़ रहा है। ये पूरा केस समझ में आ गया ना, क्योंकि ये लेफ्ट मूव कर रहा है, F1 हमारा ज्यादा है, हमने लेट किया था कि E1 बड़ा है हमारा E2 से, तो F1 बड़ा है, इसकी वजह से ये लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट को मूव करेगा तो इसकी डेंसिटी इधर चार्ज की कम हो जा रही है, इधर इंक्रीज कर रही है सेम टाइम में। तो अब इस केस में चार्ज बढ़ गया तो E1 हमारा कम होता जा रहा है और E2 बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली F1 घटता जा रहा है, F2 बढ़ता जा रहा है। ये चीज कब तक चलता रहेगा, जब तक कि E1 E2 बराबर ना हो जाए, जिसकी वजह से कि F1 F2 बराबर होगा। तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, आप रिजल्ट में देखो
फाइनली क्या होगा हमारा E1 E2 के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, 0 हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। यहां से क्या पता चला, कुछ समझ में आया ये वाला? यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बॉडी 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। तो ये कैसे होगा, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ये प्रोसेस कि when charge is placed over a conductor कंडक्टर के ऊपर जब भी एक चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या होगा, चार्ज will distribute to its surface, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज हमारा, टू इट्स सरफेस इन सच अ वे दैट, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सच अ वे दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0, inside electric field will be 0। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। जब भी चार्ज के ऊपर आप जब भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज आप रखोगे तो वो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कुछ जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 हो। समझ रहे हो? चार्ज आप जैसे प्लेस करोगे वो खुद ही ऐसे एडजस्ट हो जाएगा जिससे कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ये वाला थ्योरी हमारा अभी हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ड्यू टू स्फीयर, मेटल स्फीयर। चलिए एक बार चेक करते हैं कैसे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल स्फीयर। तो ठीक है, ये कोई मेटल स्फीयर है, रेडियस उसका R है, इस पर मान लो Q चार्ज है। Q होगा तो चार्ज हमारे हमेशा सरफेस पे ही आना है, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, और इसका रेडियस भी सिमेट्रिक है, रेडियस सेम है, सिमेट्रिक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। सिमेट्रिक है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। चलिए अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। चेक करो कि कोई भी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ होगा। पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ वाला अभी हो चुका होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अगर वही नेगेटिव चार्ज होता सरफेस पे तो इनवर्ड होता ये सारा। तो किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए आप देख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा सिमेट्री से कि ये सेंटर से
सेंटर से इसके बीच का कुछ बन रहा है, तो एक सिमेट्री से लगता है कि सेंटर से ही इसका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो सेंटर पे चार्ज की वजह से ही हो रहा है, ऐसा सिमेट्री से दिखता है। ठीक है, तो इसी वाले लॉजिक को हम यूज करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। मान लो 4x डिस्टेंस x ग्रेटर देन r, मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए कहीं पे P पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डिस्टेंस कितना x डिस्टेंस पे ही है P पॉइंट पे, तो यही तो है x ग्रेटर देन r, r से बड़ा, मतलब आउटसाइड स्फीयर। क्या हो जाएगा, सिमेट्री से क्या लग रहा था, ये हमारा चार्ज इसका सेंटर पे चार्ज की वजह से जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इसके सरफेस पे आ जाने की वजह से भी आ रहा है सिमेट्री से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ड्यू टू यूनिट चार्ज क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ सेंटर से इसका x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4πε0 x स्क्वायर, और जब x इक्वल टू r हो जाए तो डायरेक्ट इसी में x को रिप्लेस कर दो r से, तो हमारा e क्या हो जाएगा, e r लिख दो इसको, सरफेस पे है, तो e बराबर हो जाएगा q बाय 4πε0 और ये x की जगह r स्क्वायर। अब एक और केस हो सकता है, पहली बार में बाहर था पॉइंट, दूसरी बार में सरफेस पे, अब जब अंदर हो इसके, तो यहाँ से नेक्स्ट है 4r हमारा जब x हमारा लेस देन r है, r से छोटा है, मतलब इनसाइड पॉइंट्स के लिए, ये हमारा था आउटसाइड के लिए, ये हमारा था एट द सरफेस, और ये अगला वाला है आउटसाइड इनसाइड पॉइंट के लिए। सही है, तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल स्फीयर है, तो ये कंडक्टर ही है, कंडक्टर के अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इंटीरियर पॉइंट के लिए, इस बार 0 होगा डायरेक्ट। 3 केस हो गए। ऐसे ही हम नॉन कंडक्टिंग मेटल स्फीयर के लिए भी कर लेंगे डेरिवेशन। इसका आप डेरिवेशन से भी कर सकते हो। डेरिवेशन से कैसे होगा, डेरिवेशन से करने के लिए एक मेटल स्फीयर क्या हो सकता है, आपका मेटल स्फीयर छोटे छोटे डिस्क, अगर वो फुल्ली सॉलिड मेटल स्फीयर है तो वो छोटे छोटे डिस्क में कट हो सकता है, या वो होलो मेटल स्फीयर है तो क्या होगा, आप रिंग कट करो, रिंग का छोटा छोटा रिंग कट करो तो पूरा एक मेटल स्फीयर बनेगा। तो एक छोटा सा रिंग कट करना है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें पता है, तो उसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम 0 to r, तो रिजल्ट यही आना है। बट उसमें टाइम कुछ ज्यादा लग जाए, इसलिए हम यही कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल स्फीयर था, अब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग लिख लो आप। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और चार्ज इस पे क्या है, एक बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये कंडीशन दे रहा है। थ्रू द सरफेस, पूरा चार्ज थ्रू द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए भी तीनों केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, एक बार देखो, ये रहा हमारा स्फीयर है, फुल्ली नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब चार्ज आप जहां रख दो ये वही रह जाएगा। सॉलिड मेटल स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मेटल स्फीयर, ये लाइन एंट्री यहाँ करना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मेटल नहीं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग है तो म्यूचुअल रिपल्सन वाला केस नहीं होगा, तो सरफेस पे चार्ज आने का कोई लॉजिक यहाँ नहीं लगने वाला। फिर भी इसके आउटसाइड पॉइंट्स के लिए क्या होगी, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए वही केस चल रहा है
आपको ये सेंटर से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फॉर आउटसाइड पॉइंट एक्स पी के लिए, क्या पी पॉइंट पे, फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, सेंटर से तो सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड के टोटल चार्ज क्यू बाय डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, के क्यू एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ लो, फॉर एक्स इक्वल टू आर। अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा टोटल चार्ज की वजह से, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम आर से। चलिए के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा। तो ये वाला सिमिलर नहीं दिख रहा है उस अभी जो पिछला वाला मेटल स्फीयर के लिए किए थे हम, तो ये दोनों तो सेम है। फिर डिफरेंस इसमें आता है जब वो थर्ड वाला कंडीशन फॉर एक्स लेस देन आर। अब तो दिक्कत है, एक्स लेस देन आर, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स लेस देन आर। तो इसके लिए होगा कि उस पॉइंट से मिलता हुआ स्फीयर अंदर में ड्रॉ कर लो। मान लो ये सेंटर था, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस अभी एक्स है, अंदर में अच्छे से दिख नहीं रहा, चलिए ऊपर देख लेना, ये रहा अंदर में एक्स डिस्टेंस पे। तो अब क्या होगा इस वाले पॉइंट के पे इसका क्या होगा, तो अंदर में एक सर्किल अगर स्फीयर हम ड्रॉ कर लिए तो इस स्फीयर के इनर चार्ज कितना होगा, इनर स्फीयर में कितना चार्ज होगा, क्यू इनसाइड क्या होगा। अब ये देखो इस वाले स्फीयर में क्यू इनसाइड निकालो, टोटल कितना वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, क्यू टोटल चार्ज था, टोटल वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई, रेडियस आर है तो आर का क्यूब। लेकिन इस इनर वाले स्फीयर का क्या है, रेडियस हमारा एक्स है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो यहां से चार्ज क्यूब इनसाइड पता चल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था सारे हिस्सों में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि छोटा सा टुकड़ा कहीं से भी आप उठाओ तो उसका जो मान होगा और कहीं दूसरी जगह से छोटा टुकड़ा उठाओगे तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो क्यू इनसाइड क्या आ जा रहा है, चलो ऊपर वाला इरेज करते हैं और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो क्यू इनसाइड हमें पता चल गया, इनसाइड चार्ज कितना हो रहा है क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब, पता चल गया चार्ज। अब ड्राइंग को समझते हैं कि ये वाला जो है मेटल स्फीयर जैसा कुछ दिख रहा है, एक ये भी मेटल, अब इसको आप ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ। तो ये हमारा मेटल स्फीयर, उस पर टोटल चार्ज ये अंदर उसके इस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है ना, तो ये पॉइंट उसका सरफेस का है। सरफेस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देख रहे थे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्यू क्या होगा जो इसके इनसाइड वाले पार्ट के का है। फिर इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगा ये पूछ दे तो, अब ये देखो कि ये वाला चार्ज जो भी है उसके वजह से ये पॉइंट क्या आ रहा है, उसके लिए ये पॉइंट क्या आ रहा है इनसाइड चार्ज, इनसाइड पॉइंट है इस वाले चार्जों के लिए, ये वाला पॉइंट इनसाइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, जो भी होगा सिर्फ ये इनर चार्ज की वजह से होगा। तो इनर चार्ज का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से पुट कर दो के क्यूब है आर क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया के क्यूब है आर क्यूब इंटू एक्स। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है ज़्यादा, ग्राफ इजी सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इसके जो जीरो से पहले मतलब सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो तो जीरो, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ। उसके बाद देखो ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ ये बढ़ता जा रहा है यहाँ तक बड़ा कुछ, एक्स इक्वल टू आर वाला केस जब आता है तब हमारा क्या हो जाता है के क्यूब बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा के क्यूब बाय आर स्क्वायर। उसके बाद कौन सा वो था, उसके बाद था के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ हो जाएगा 1/x स्क्वायर में, ये जो होता है
ये हो गया 1/x² के कारण ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। ये हमारा आ रहा है x के कारण, यहाँ से जो x है ना इसके कारण ये स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ x पे डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे 1/x² पे डिपेंडेंसी, इसीलिए स्लोप ऐसा कर्व वाला ग्राफ है। चलिए